मैं इस पल, इस लम्हे और इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आप लोगों को इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन सच्ची कहानी की मंचसज्जा यानी कि सेटिंग के बारे में तफसील से बतला सकूँ। हिंदुस्तान में इस वक्त 2025 चल रहा है भाई। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो 2021 चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कि अभी 2025 चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वक्त से पहले आ चुका है। किसी ने बड़ा खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए अब गौर करते हैं अपनी कहानी के दो लीडिंग कैरेक्टर्स पर। मैं धीरज ब्रह्मात्म। एक बार गौर से सुनिएगा, मेरा नाम ब्रह्मात्म है, मेरा नाम। मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। बड़बोलेपन के लिए मुआफी चाहता हूं, पर हकीकत यही है। तो चलिए अब कुछ लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में हो जाए। तो मैंने नीचे पहना हुआ है सिर्फ एक पायजामा, ऊपर मैंने पहना हुआ एक ओपन ड्रेसिंग गाउन जो मेरे अमूमन नंगे सीने को बमुश्किल ही ढक पा रहा था। और मेरे हाथ में है ये खाली गिलास। इस खाली गिलास को लेकर जैसे मैं अपने बार की तरफ बढ़ता हूं तो मैं अचानक रुक जाता हूं जब मैं देखता हूं कि कोट पैंट पहने हुए एक मामूली सा इंसान, दिखने में तो पुराने लगते हैं उसके कोट पैंट, बिना मेरी अनुमति के मेरी स्टडीज में प्रवेश करता है, जो मुझे कतई पसंद नहीं। खैर, इस इंसान को जल्दी ही तलब किया जाए। बाकी उस इंसान का ज्यादा वर्णन करना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे बेहद आसानी और सहूलियत के साथ मैं अपने कहानी के सीन के नक्शे से निकालकर बिल्कुल वैसे ही बाहर फेंक दूंगा जैसे आप सब दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ दुनिया जहान के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्म के सामने खड़ा होकर। कौन है तुम और अंदर कैसे चले आए? मेरा नाम सूफी है, गड़गड़ सूफी। एक मिनट, बड़ा अजीब नाम। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वही हो ना जिसने लगातार अपने खतों से मुझे परेशान कर रखा? जी बिल्कुल सही। उसके अलावा मैं आपके डोरमैन के साथ लगातार संपर्क में था, हालांकि उससे मुझे कोई फायदा वैसे भी नहीं होता। आखिरकार मेरी मुलाकात आपसे हो गई, और मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्म है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, तुम बाहर के काफी नजदीक, मुझे विस्की की बोतल लेफ्ट पर। जी खुशी से। जनाब लेफ्ट वाली। थोड़ी जल्दी करोगे? जी। तुम लोगे? जी नहीं शुक्रिया। विस्की, सिंगल मॉल्ट या कुछ और? जी बस धन्यवाद। क्या बिल्कुल नहीं पीते? दरअसल एहतियात बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे विशाल का शंकर के सामने मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू था, फिर मुसलमान हुआ, फिर दोबारा हिंदू हो गया, आजकल बौद्ध हूँ। बड़े अजीब आदमी हो। जी बड़े तो आप हैं, और वैसे बता दूं कि अजीब आदमी भी होते हैं, और वेदों से लेकर इस्लाम तक सब पढ़ा है मैंने। मुझे एक ड्रिंक और दो। अभी
पूरी बॉडी मैंने एडवाइस मांगी। आपको खुद ले लेनी चाहिए। मैं तो लूंगा ही। आगे बोलो। मैं इटावा का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस कमरे को करीब से जायजा दे सकता हूँ। इसमें एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है। राइटर। आपके संदर्भ में एक ही बात है। इस पर तो मेरी नजर नहीं गई। ये उसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग है ना? सलमान रिश्ते। और ये इस पर आपका नाम भी लिखा है, मेरे दोस्त परमात्मा के लिए। वाह! और ये नज़ारा देखिए, समंदर के उस पार लगातार जगमगाते हुए फ्लाईओवर्स, और वो बादल लगातार रंग बदलते, और वो सूरज परमात्मा साहब लाल सुर्ख तपा हुआ। गजब है। क्या बोर कर रहे हो यार? तुम भी राइटर हो? अकाउंटेंट, मामूली सा। इटावा में संपदा और सादा कंपनी के लिए काम किया करता था। बैठो। यहाँ नीचे बैठना है। बैठो। माफ कीजिएगा, मैं जरा इन अल्ट्रा मॉडर्न चेयर से घबराता हूँ। वैसे काफी खूबसूरत कमरा है। किराया भी इतना ही खूबसूरत है ना। मैं समझ सकता हूँ। जब चीजें इतनी महंगी हैं तो जहाँ आप रहते हैं वो तो बहुत महंगा होगा। वैसे जब तुम्हारी नजर इतनी बार की है ही, तो कुछ और कीमती चीजों पर भी तुम्हारी नजर जानी चाहिए, नहीं? मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। जरूर। क्या मैं छू सकता हूँ? बेशक। सबसे पहले मेरी इसी पर नजर गई थी। ये उसी मशहूर बैंड का गिटार है ना? द बिटल्स। द बीटल्स का। ये ऑक्शन में बिका था। कुछ $200 मिलियन। 200 मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 15 करोड़। अरे ये सब छोड़ो, तुम बजा लेते हो? अगर आपकी इजाज़त है तो। जरूर, तो सुनाओ यार। मैं बजा सकता हूँ। जरूर। बिना बजाए कैसे सुनाओ? परमात्मा साहब, बोलोगे? मुझे बजाना नहीं आता। अच्छा, तुम्हें बजाना नहीं आता तो मेरे पूछने पर तुमने जवाब क्यों दिया कि तुम्हें बजाना आता है? माफ़ कीजिएगा, और सौ बात देखा तो। कोई नहीं, पुलिस के ज़माने में मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हुआ करता था। खैर, तुम कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि आपका कमरा वाकई बहुत खूबसूरत है, काफ़ी महंगा होगा। जैसे कि आपका गिटार। बिल्कुल उसी तरह। दरअसल मैं पहले भी और जगह रह चुका हूँ। हाँ, बहुत सस्ता था, चेन्नई में। तुम चेन्नई में थे? जी बिल्कुल, चेन्नई में भी था। उसी वक्त जब मैं वहाँ था। जी, आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं वैल्यूपुरम के एक सस्ते से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए ब्रह्मात्मा साहब। दिल्ली के मौर्य शेरटन से लेकर बनारस के रमदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? जी बिल्कुल, उसी वक्त जब मैं वहाँ था। राजघाट की तंग गलियों से होते हुए गेस्ट हाउस कार्तिक में। देखो यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत काम करना है मिस्टर गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी। बुरा लगा?
मैं अपनी जिंदगी की बस 20 मिनट दे सकता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो। और हाँ, बेहद कम शब्दों में। मैं आपके पास बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। और तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं और वो मेरे पास नहीं है। देखो तुम जो भी हो, ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो कि रंगरूट किस्म के राइटर्स होते हैं और जिन्हें जिंदगी में अभी सभी कुछ साबित करना होता है। वो तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्म है। मैं चाहूंगा कि मुझे सुख और चैन के साथ काम करने दिया जाए। बाकी पुलित्जर अवार्ड से मिलने वाले पैसों की हिंदुस्तान में हमेशा से ही गलतफहमी रही है। वो उतने नहीं होते जितना उन्हें यहाँ समझा जाता है। और मैं चाहूंगा कि मुझे आराम से काम करने दिया जाए। सो लीव माय प्लेस। आदरणीय ब्रह्मात्म है मेरा नाम। आदरणीय बाहर जाओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि अपने रिटायरमेंट के बाद जिस प्रोफेशन का मैंने दामन पकड़ा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं केवल लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया? इंटरेस्टिंग। जैसे? मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनिए तो। तुम अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। आजकल किसके लिए काम करते हो? पुलिस? नहीं आदरणीय। ब्रह्मात्म है मेरा नाम। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मैं कई कंपनियों के लिए ऑनरी ऑर्डर भी रह चुका हूँ। और एक बार तो मैं लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने सैकड़ों अपंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया था। लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद जब मैंने अपनी जेबें टटोली तो हासिलात के नाम पर मेरे पास कुछ चंद एक पैसे ही बचे थे। ब्रह्मात्म साहब, बच्चा मेरे कोई था नहीं। मेरी बीवी को कैंसर हो चुका था। उसकी मौत के बाद मैं करीब करीब पागल हो चुका था कि आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी और उन्हें पढ़ते के साथ ही मैंने अपनी पब्लिक लाइफ छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने आप को इस फुल टाइम हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताबें? आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताब। माफ कीजिएगा, आपकी किताबों ने मेरी कल्पना शक्ति को झंझोड़ कर रख दिया। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और गदगद होता गया आपके जुर्म को खूबसूरत बनाने के अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव बना ब्रह्मात्म साहब, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे एक नास्तिक बंदा शैतान के काम करने के अजीबो गरीब तरीके से परेशान होकर साधु बन जाता है। और आज देखिए ना, मैं खड़ा हूँ मेरे आदर्श के सामने, मेरा पद्म भूषण। समुंदर के उस छोर पर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। शाम की चिड़िया चहचहाने लगी। बहरहाल आप आराम से बैठकर विस्की पी रहे हैं। तुम शायर बनने के सारे गुण रखते हो माय डियर। गदगद सूफी। माय डियर गदगद जी, और ये आपकी किताबों का असर है। सुनकर तकलीफ हुई। वो क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम ये पुराने से कोट पैंट पहने हो। लगता है तुम्हारा ये नया पेशा कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं लेकर आया तुम्हारे। अब जिंदगी फूलों को बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना आदरणीय। ब्रह्मात्म है। आदरणीय ब्रह्मात्म साहब, देखिए मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक खास थ्योरी पर आधारित होती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मेरी खास थ्योरी पर। आपकी किताबों की फ्रिक्शन की दुनिया में जो भी घटता है उन्हें हकीकत में भी घटना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है ब्रह्मात्म साहब कि कोई ऐसा फ्रिक्शन भी ईजाद हो सकता है जो कभी हकीकत में घटा ही ना हो। ठीक है, आगे। चमत्कार कभी घटते नहीं, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते हैं। तो यही ब्रह्मात्म साहब, आपकी किताबों में मर्डर्स को मैंने प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू कर दिया। भाई मतलब तुम्हारे हिसाब से मेरी कहानी और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल सही। मैंने बिल्कुल 90 तोले ढंग से तर्क करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपके सारे काम का एक सर्चिंग एनालिसिस किया। आप अपने वक्त के न केवल एक बेशकीमती बल्कि एक कर्तव्य लेखक भी हैं, जिनके डाइवोर्स, माफ कीजिए, केवल डाइवोर्स नहीं, जिनके डाइवोर्स, लव अफेयर्स, शराब और शिकार के किस्से न केवल न्यूज़पेपर और टेलीविज़न का एक अहम हिस्सा रहे हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक मर्डर सीन लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने कभी मर्डर को ग्लोरीफाई नहीं किया सर।
मैंने तो इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की, और जाहिर है अब अपने पूरेपन में इंसान प्यार करने के साथ साथ कत्ल करने की काबिलियत भी रखता है। आप भूल रहे हैं ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, और प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा कि आपने क्या करने की कोशिश की, आपने क्या कर डाला। एक्चुअली ये मेरी थीसिस का विषय रहा है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर से एक खौफनाक चीज़ समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने जिंदगी के इस स्याह हिस्से को, या यूँ कहें कि मौत के इस स्याह हिस्से को बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगा बना दिया है। आज हिंदुस्तान में आपको मौत का रंगीन सौदागर के नाम से भी जाना जाता है। केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और कुछ, और आपकी काबिलियत की भी, जिसमें आप ऐसे मास्टर मर्डर यानी ऐसे बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल देखने के बावजूद उन्हें पकड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। कुछ कह रहे थे? जिनकी शक्ल देखने के बावजूद उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है ब्रह्मात्मा साहब। नहीं, तुम्हारा इशारा मेरे सनों की सन के लेखन की तरफ तो नहीं, जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद अपनी शक्ल दिखाए बिना ही गायब हो जाता है। शक्ल तो दिखती है ब्रह्मात्मा साहब, मगर फिर भी नहीं दिखती। मतलब तुम मेरी कहानियों को ऐसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट्स। नो, जैसे कि वो होमिसाइड रिपोर्ट्स हो। आपके हीरोज ना किसी मोटिव के साथ मर्डर करते हैं, ना ही उन्माद में, बल्कि वो मर्डर्स करते हैं अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, या लगातार अपने तजुर्बे को बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी के आधार पर हर मर्डर के पीछे एक मोटिव जरूर होता है ब्रह्मात्मा साहब, लेकिन आपकी कहानियों में कोई मोटिव होता नहीं। और ऐसे में जो मर्डर्स आप पेश करते हैं वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि सुसाइड, एक्सीडेंट या फिर नेचुरल डेथ हो। ये कहा जा सकता है। और ठीक यही ब्रह्मात्मा साहब आपकी हर किताबों के जो आप समझ रहे हैं, हर किसी को ये समझ आता है। चलो ये भी मान लिया। लेकिन अपनी खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को स्पेनिश किक से कभी नहीं समझता ब्रह्मात्मा साहब। क्या नाम था उसका? डॉन 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 क्विक्सॉट। डॉन क्विक्सोट, एग्जैक्टली। वो तामुल उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत है, और यहाँ मैं आपकी किताबों को हकीकत से कम नहीं समझता। पर फर्क यही आता है ब्रह्मात्मा साहब, मैं इससे कभी खौफजदा नहीं होता। मेरा मोटिव एक ही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। ये जानते हुए आगे बढ़ने का मतलब यही है कि लगातार हैवानों का सामना करते रहना। गजब है सूफी, गजब है। तुम गजब कर रहे हो। जमील, जमील। यस सर। भाई हमें आज सारी रात काम करना है, तो मैं चाहूंगा कि तुम मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। हम कम से कम इन्हें कुछ तो ऑफर करें जिससे इन्हें आनंद आए। अरे ब्रह्मात्मा साहब, इसकी क्या जरूरत? कोई नहीं सूफी, ब्राजील या हवाना? जी नहीं, शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी ये सिगरेट पी सकता हूँ, सस्ती सी। हाँ जरूर जरूर, तुम जा सकते हो लेकिन। अच्छा सुनो, ये खंजर उठाकर ले जाओ और इसे बार पर रख दो। इसकी सबसे माकूल जगह वही है। काफी खूबसूरत और उम्दा पीस है। मैंने अभी भी नोटिस किया आदरणीय है ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब। क्या उस सिगार का जिक्र कर रहे हो? उस खंजर का बस एक झटके की जरूरत है और बंदा खत्म। काफी तीखा है और नोकीला भी। लाइट। जी जरूर। शुक्रिया। तनाव में सिगरेट का एक कश
100 औरतों के साथ संभोग करने के बराबर है। जम के संभोग करो सूफी, लेकिन जरा इस कहानी को आगे बढ़ाते चलो। परमात्मा साहब, मेरे लिए किसी भी सोल्यूशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे और डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत महसूस हो रही थी। फिर मेरे हाथ लगा आपका नोवेल ही इज नॉट अ जुवेनाइल। मेरा पहला नोवेल, आपका पहला नोवेल जो 11 साल पहले छपा था। दिल्ली की एक बस में गैंगरेप होता है। 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है और 6ठा बच जाता है, क्योंकि कानून के मुताबिक वो एक जुवेनाइल था, यानी कि 18 साल से 4 महीने कम। उसके बाद उसे एक चाइल्ड होम में भर्ती कर दिया जाता है, जहां पर अपने सामने हुए रेप के बाद शोरगुल, हो हल्ले और प्रोटेस्ट को धीरे धीरे खत्म होता देखता है। 3 साल बाद वो उस चाइल्ड होम से बाहर निकलता है, बढ़ती हुई दाढ़ी के साथ पक्का आवारा और बढ़ती उम्र के साथ एक भयंकर शराबी में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वो एक पुरानी दिल्ली में जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की जबरदस्त काबिलियत है उसमें। वो उस औरत को राजी कर लेता है एक बहुत ही घटिया और निचले स्तर के होटल में जाने के लिए, जहां पर वो उस औरत को सेड्यूस करता है शराब के उन्माद और अपने सस्ते चाम से। वो उस औरत को यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर इस हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कुछ है तो वो नफ्स काटकर आत्महत्या कर लेने में है। वो औरत पागलों से चीख रही है, चिल्ला रही है, बड़बड़ा रही है, लेकिन उस आदमी की जुबान से हिप्नोटाइज होकर वो अपने आप को सेक्सुअल एक्सटेसी में मार डालती है। लेकिन वो आदमी खुद को नहीं मारता, हरगिज़ नहीं मारता, बल्कि वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और वहां से बाहर निकल लेता है। उसके बाद वो एक पुरानी दिल्ली में मोतिया खान की बस्ती से गुजरता है, एक मिशनरी के पादरी की हड्डियां तक तोड़ता है और सुबह होने से पहले पहले वो वहां से गायब हो जाता है। अब आप भले इस पूरी कहानी को एक एब्सर्ड प्लॉट कह लें, लेकिन सीन की बयानगी के वक्त ये हिचकॉक को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। परमात्मा साहब, पक्का मतलब सूफी साहब, आप मुझसे ये नहीं कहने जा रहे कि आपने इटावा से दिल्ली आके इन तंग गलियों की खाक छानने की जहमत उठाई ताकि मेरी इस स्टोरी को तकसीद कर सको? मेरे पास और चारा भी तो नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे देकर उस वक्त के न्यूज़पेपर अपने लिए उपलब्ध कराए, और हाँ, एक कांस्टेबल को भी बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो उस वक्त की सारी जानकारी मेरे लिए हासिल कर सके। ये बहुत सारे पैसे ऐसे जोड़ डाल के बोलते? अब हमारे हिंदुस्तान में कम पैसों में कुछ होता भी तो नहीं है। ये भी ठीक कहा यार। और क्या मालूम पड़ा? क्या मालूम पड़ा? यही कि वो एक जर्मन नहीं बल्कि एक स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी, जिसने सुसाइड कमिट की थी 2014 में। वो बहुत ही घटिया और निचले स्तर के होटल में मरी पाई गई थी, लेकिन आत्महत्या का कारण मालूम नहीं पड़ पाया, जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। और वो आदमी इसके साथ वो होटल में गई थी? नहीं मालूम पड़ा परमात्मा साहब, लेकिन हाँ, वो रिसेप्शन काउंटर के बयान के मुताबिक वो उस औरत के साथ जरूर आया था और उसी वक्त एक मिशनरी के पादरी को बुरी तरह से पीटा गया था। और फिर मेरे हाथ लगा आपका नोवेल मिस्टर एक्सिस बोर्ड। मेरी दूसरी किताब। आपकी दूसरी किताब और सबसे खौफनाक किताब। एक इंसान मिलता है एक मुस्लिम नौजवान कमसिन लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर मर मिटता है। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान और जलती गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम चलती गर्मी और बरसती बरसात में रेप और मर्डर। बेहद खौफनाक, निर्मम, लेकिन उतना ही खूबसूरत एंड पोएटिक। बेहद कम डायलॉग्स, लेकिन एकदम क्लियर एंड प्रिसाइज। उसके बाद क्या होना था? पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल रेडियो कोर्सेज और उनके चीखते सायरन। चारों तरफ खूनी की खोज और ढेर सारे सस्पेक्ट्स, जिसमें हर कोई है, छोड़ू असली कातिल के। वो बेदरा पॉपुलर है, करोड़ों दिलों में बसता है अपनी सो-कॉल्ड सोशल सर्विसेज के लिए। वो तो लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है, वहां पर एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए,
अरे वो जाने से पहले उस मासूम लड़की का फिनरल तक अटेंड करता है, और इस तरीके से एक क्राइम नोवेल किसी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह खत्म होता है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। और इसी वक्त एक जवान कमसिन लड़की का रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में समंदर के किनारे, और कातिल हमेशा की तरह गायब, ठीक उस औरत के कातिल की तरह। ठीक उसी तरह, बावजूद एक बेहतरीन पुलिस फोर्स के होते हुए। ठीक कहा। और तो और अथॉरिटीज को जरा सा भी क्लू नहीं। और तुम्हारी खोज आगे भी जारी रही। लोगों की लिस्ट है जिनका बयान आपकी स्टोरी से कैरेक्टर के साथ प्रमाणित कर चुका हूं। बड़ी छोटी लिस्ट है। नाम बड़े हैं परमात्मा साहब। सारे लोग मारे जा चुके हैं। कुछ ने सुसाइड कमिट कर ली, कुछ अजीबोगरीब तरीके के हादसे के शिकार हो गए, छोड़ उस जवान कमसिन लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद के बीच पर हुआ। ये हैदराबाद की बेगम लुबना के सामने क्वेश्चन मार्क क्यों? इस केस में थोड़ा कंफ्यूजन था। ये वही कहानी है ब्रह्मात्मा साहब, जिसमें आपका हीरो आपकी नोवेल एट द नाइट बिगिंस में गला घोटकर मार डालता है। थोड़ा नहीं, इस केस में ज्यादा कंफ्यूजन था। और वैसे भी लुबना अपनी स्वाभाविक मौत मरी थी दुबई में। बहुत लाजवाब लिस्ट है, बहुत अनोखी भी। ब्रह्मात्मा साहब मेरी लिस्ट आगे बोलो। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम, और कहानी एक खत्म नहीं होती, कुछ और कहना चाहूंगा। बाकायदा जहाँ जगह सुसाइड्स और एक्सीडेंट्स हुए वहाँ किसी न किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे। सच में आप अहमदाबाद में थे जब वो जवान कमसिन लड़की मरी, आप दिल्ली में मौजूद थे जब वो स्वीडिश औरत मरी, और आप उन 20 जगहों पर मौजूद थे ब्रह्मात्मा साहब जहाँ ये एक्सीडेंट्स हुए, जैसे कि कलकत्ता में सोनाकाशी, आसाम में भीलगिरी और केरला में निधिपुरा। दूसरे शब्दों में मैं हर जगह था। हर जगह श्रीमान। और तुम हर जगह मेरे पीछे लगे। वो तो मुझे लगना ही था, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी थी अपनी नजरों में, क्योंकि ये मेरे लिए एक संजीदा विषय था, कोई मजाक नहीं। मतलब तुम सिर्फ दिल्ली और अहमदाबाद में ही नहीं, जहाँ जहाँ आप मौजूद थे वहाँ मैं था। हर जगह मेरे पीछे। ये तो तुम्हारे लिए काफी महंगा सौदा साबित हो। मतलब इतना खर्च। बताना जरूरी नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर थी। मैंने पेट काट काट कर ये यात्राएं की ब्रह्मात्मा साहब, भूखा रहना सीखा, इसकी आदत डाली, और मेरे कुछ टिप्स तो आदरणीय है। परमात्मा है मेरा नाम। धन्यवाद। मेरे कुछ टिप्स तो मेरे लिए भूखमरी तक का वरदान ले आए, लेकिन एक जगह थी जहां मैं पहुंच नहीं पाया। वो थी आपकी साउथ अमेरिका की यात्रा 7 साल पहले, या फिर आपकी सालाना छुट्टी जो या तो साउथ अफ्रीका में मनती है या फिर क्यूबा में। कोई फायदा नहीं होता सुफी, वहाँ मैं बस हाथियों का शिकार तो कर। बाकी जो हम आपके साथ था लगातार, वो तो मालूम हो रहा है। और जहां जहां आप रहे, आप किसी आलीशान 5 स्टार होटल में और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में, हमारे रास्ते कई बार टकराए ब्रह्मात्मा साहब। और वहां ये एक्सीडेंट्स भी हुए जिनको बाद में आपने मर्डर्स का जामा पहनाकर लिखना शुरू किया। मैं मालूम है सुफी कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त इंसान। लेकिन सबके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो कि जाहिर है आना ही था। माता साहब, आपके काम और इन इत्तेफाकों में संबंध क्या है? जाहिर है ये चंद संभावनाएं मेरे सामने तब जन्मी जब मैंने इन्हें गंगोर तरकीब दृष्टि से देखना शुरू किया। तो क्या था आपके सारे प्लॉट्स उन लोगों पर आधारित हैं जिनको आपने अपनी असल जिंदगी में ऑब्जर्व किया है, या फिर आपके सारे कैरेक्टर्स उन लोगों पर आधारित हैं? गजब सुफी। अगर मेरी स्टोरी को सच मान लिया जाए तो आपके सारे प्लॉट्स
जिनको आपकी बेहतराई कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है, वो कुछ और नहीं बल्कि कुछ सचमुच में घट चुकी चंद घटनाओं के रूबरू वाक्य हैं। और मेरे इस परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर दी ब्रह्मात्मा साहब। मैं बेहतर परेशान रहा, बेहतर कसमसाता रहा इस थ्योरी को सच मानने के लिए, लेकिन अंत में जो सामने आया वो यही था कि अगर कुछ सच हो सकता है तो वो यही। और अगर ये सच है तो जो मर्डर्स आपने डिस्क्राइब किया है वो भी सच्चे हैं। और दिल दहराने वाला सवाल ही खड़ा होता है ब्रह्मात्मा साहब कि कातिल कौन है? क्या जवाब मिला? जवाब, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें सभी कातिलों को एक मानना पड़ेगा। आपके सारे हीरोज एक ही कम्बोबेशी के साथ एक ही शख्सियत के मालिक हैं। वो सभी लंबे चौड़े घने बालों वाले, अमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल की जगहों पर देखे गए, जरूरत से ज्यादा लंबी चौड़ी मुस्कान लिए, अपनी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हुए नशे की तरंग में सराबोर आपके वैश्य और दरिंदगी भरे प्लॉट्स में घुसते चले गए। और वो कोई और नहीं ब्रह्मात्मा साहब बल्कि आप ही थे। वो आप ही थे। सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। एक बार फिर सोच लो। 1000 बार सोच चुका हूँ। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैंने ही हर बार? 21 बार। 22 बार। 21। वो हैदराबाद वाली बेगम को कैसे अभी तक कंफ्यूजिंग है। चलो ठीक है 21। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा? धोखा बजाय हुआ ठोस परिणाम है ब्रह्मात्मा साहब। इस वक्त ना केवल मैं एक महान लेखक बल्कि एक खूंखार हत्यारे के सामने भी खड़ा हूँ। 22 लोग। 21 मैं आपकी जगह। चलो ठीक है 21 लोग। अगर मैंने तुम्हारे हिसाब से पूरे 21 लोगों को मारा है तो तुम्हें पता है सुन कि इस तरह की बातें लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो ठीक है, तो अब मुझसे क्या चाहते हो जनाब गड़गड़ सूफी महाराज? आपसे परमात्मा साहब, अब जब मैंने आपको अपने सारे शोध का परिणाम बता दिया तो मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। वैसे बता दूं, ये पल सोचते हुए भी मैं घबरा उठा था, लेकिन डरा कभी नहीं। और मैं देख रहा हूँ अब भी शांत हैं और पूरे समर्पण भाव से मंत्रमुग्ध होकर मेरी बातें सुन रहे हैं। चलिए मैं उसी भाव में कुछ और कहना चाहूँगा। पहले मेरा ख्याल सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देने का था। और अब ख्याल बदल गया? शायद क्यों? मैं आपको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। मैंने देखा आपने अपने काम को कितने बखूबी से निखारा है, संवारा है, कितने आराम से आपने अपने शिकारों को चुना और कितने प्यार से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते हो? अरे बुरी तरह से। एक महान उपन्यासकार मानकर या फिर एक कातिल मानकर? दोनों ब्रह्मात्मा साहब, दोनों। जितना मैंने आपकी जुर्म की गतिविधियों को स्टडी किया है उतना ही मैं आपकी साहित्यिक रुचि का भी दीवाना हूँ। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूँ और आपके लिए ये बेशकीमती त्याग करने को भी तैयार हूँ। जैसे कि अपनी सबसे महान उपलब्धि को मैं दफन कर दूंगा, इससे मिलने वाले नाम और यश को भी मैं लात मार दूंगा। बदले में मुझसे क्या चाहो? बस एक जरा सा टोकन, मेरी पीठ पर दबा दीजिए। तब दबा दी मेरे दोस्त। और आगे यही ब्रह्मात्मा साहब कि मैं खोखला हो चुका हूं, तन मन और धन से। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के कॉज में सर्व करते करते मैं एक ढंग की जिंदगी जीने के भी काबिल नहीं बचा हूं। इधर से उधर दौड़ भाग करने की मेरे शरीर में क्षमता नहीं बची। मैं दिल में उमंग और चेहरे पर खुशी लिए इटावा लौट जाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप मेरी बची कुची पेंशन का जिम्मा अपने सर ले लें।
घबराइए मत। 25,000 रुपये महीना छोटी सी राशि है, ये मुझे ताउम्र मिलता रहे, तब मैं यही छोटा सा और प्यारा सा रोल आपकी जिंदगी में अदा करता रहूं। जनाब सूफी महाराज, भाई मैं भी तुमसे उतनी ही बेबाकी और बेतकल्लुफी से बात करना चाहूंगा जितनी तुमने मुझसे की। जरूर जरूर। मेरे दिमाग में इस बात को लेके जरा सा भी शक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त इंसान हो। तुम्हारे इस तेज तर्रार दिमाग ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचाया, तुम एकदम सही निष्कर्ष पर पहुंचे हो। मैं सब कुछ कबूल करता हूं। आप कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूं। वो स्वीडिश औरत, वो स्वीडिश औरत, वो जवान कमसीन लड़की, वो जवान कमसिन लड़की, वो जोधपुर की तलाशुदा महारानी, वो महारानी, और हाँ साथ में उस हैदराबाद की बेगम को भी गिन। वो नहीं गिनी जाएगी परमात्मा साहब। अरे मेरी बात आप मान। अच्छी तरह जानते हैं आप चीटिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। मतलब आपने बाकी किसको मारा है? पूरे केस, ना एक कम ना एक ज्यादा। पूरा 21, ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान जानता है परमात्मा साहब कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं जाती। ये पल महान है, ये पल महान है। मेरा परिणाम सही था परमात्मा साहब। तुम्हारी जिंदगी इस पल से आगे वैसे भी नहीं जाती सूफी। मुझे पापा के पास जाना चाहिए था मालूम। फिलहाल अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं? फिलहाल अंदर जाओ। ये तो वो मशहूर, उस मशहूर स्टार की बेटी थी, आपके लिए शिकार। नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। सूफी महाराज, बावजूद सारी सावधानी और समझदारी के तुमसे एक चूक हो गई। तुम्हें कहीं से भी नहीं लगा कि इस तरह मेरे कमरे में अकेले आना और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बतलाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि आप मुझे भी मार सकते हैं? बिल्कुल लगा था ब्रह्मात्मा साहब, बिल्कुल लगा था। तभी मैंने स्थिति का हर तरीके से जायजा लिया था। आपके कमरे के ठीक ऊपर एक बॉलीवुड के मशहूर स्टार ठहरे हुए हैं। आपके कमरे के ठीक नीचे एक थाईलैंड के मशहूर एम्बेसडर। आपके कमरे की बाईं ओर एक पुराने दिल्ली की मिडिल क्लास औरत। गलत बोल गए सूफी, वो मिडिल क्लास विडो करोड़ों की मालकिन है भाई। गलत आप बोल गए ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के मुताबिक उसका पति पुरानी दिल्ली में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया करता है। और वैसे भी मेरी एक चीख काफी है ब्रह्मात्मा साहब, आपके इस पूरे कांड को कल बड़ा छपाने के लिए। अगर आपको मुझे मारना ही है तो उसमें जहर इकलौता हथियार साबित होगा जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब सूफी, इसीलिए तुमने ड्रिंक लेने से मना कर। विस्की बहुत मुश्किल था इसे इनकार कर पाना, जबकि मैंने जिंदगी में एक ही बार पी है। इसीलिए शायद सिगार पीने से ही मना कर दिया। जाहिर है आपने सागर अंबानी को इसी तरीके से तो मारा था।
हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें किसी और तरीके से मार दूं तो? यार तुम इटावा जैसी मामूली सी जगह से आए हो, गायब भी हो जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ता। इटावा को मामूली मत समझिए परमात्मा साहब। अरे ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वहाँ 4-4 मॉल तक खुल चुके हैं। आपकी किताबों से लेकर टेलीविजन की रियलिटी शो तक की धूम मची हुई है इटावा में। अरे कल्चर गरज कर गलत बोल गए सूफी, गलत बोल गए। आज के वक्त में कल्चर कहीं गरज के बरसता है तो चांद के उस छोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती, वरना अपनी इस बेसिर पैर की घटिया सी इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब से अंदाजा हो गया होता। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जो सब कुछ जानता है? अरे तुमसे पहले न जाने कौन कौन और कब कब आके ये सब कुछ साबित करके जा चुका है। क्या मतलब? मतलब ये मतलब ये मेरे दोस्त कि लोग उसे कब से जानते हैं जिसको तुम एक बेशकीमती राज समझकर अपने जहन में दफनाए घूम रहे हो। नामुमकिन है परमात्मा साहब, मैंने हर अखबार को अपने नाखूनों से छान कर देखा है, कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। आज के वक्त में अगर सच कहीं मिलता है तो टैबलॉइड न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज के पन्ने और मिड डे का मुख्य पृष्ठ, और वो सब मेरे मर्डर्स के जिक्र से भरे पड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है सर? हाँ? ये लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर वो सच में नहीं जानते होते कि मैं सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूं जो मैंने अपने हाथों से किए हों। ये नामुमकिन है परमात्मा साहब, अगर ये सच होता तो अब परसों पहले गिरफ्तार हो गए होते। मगर क्यों? ये खूनी है, पेशेवर खूनी। तो क्या हुआ? हम आर्टिस्ट हमेशा से खूनी तो होते आए हैं। कम से कम मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही समझती है। अरे देखो बेटे को, देखो एडगर एलन पो को, इनको क्या नाम दोगे? हाँ, आर्टिस्ट, दरिंदों के अलावा। और सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्त, शुरू शुरू में दुनिया हमसे डरती है, हमसे घबराती है कि हम आर्टिस्ट हैं तो हम दरिंदे। और फिर बाद में इसी वजह से हमारी इज्जत करना शुरू कर देती है। हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए जब तक कि हम उसकी धूरी नहीं बन गए। और सिर्फ धूरी नहीं, हमें महान व्यक्तियों के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और इस स्वीकारोक्ति के साथ ही लोगों की सारी रुचि हमारी प्राइवेट लाइफ में आके बंद हो गई। हम ऐसे लोगों के तौर पर गिने जाने लगा जो अपने लिए सब कुछ उपलब्ध करा सकते हैं, और देखते ही देखते हम उन लोगों की आंखों का तारा बन गए जो अपने लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारा आर्ट हमें हमारे सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है सूफी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है सूफी? हाँ, मुझे मेरे नोवेल मर्डर बटूस के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं खुद मर्डर नहीं होता। तुम्हें सबूत चाहिए ना? तुम्हें सबूत चाहिए। देखो, अरे देखो, देखो लाखों करोड़ों खतों को। इसमें हाई सोसाइटी की औरतें, मिडिल क्लास हाउसवाइफ और जवान कम से लड़कियां भी, वो सब की सब चाहती है कि मेरे आने वाले नोवेल की मर्डर की बात वो हो। नहीं, ये झूठ है सब साहब, ये हो ही नहीं सकता। सही वक्त है सूफी, मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। जाग जाओ, ये सच नहीं है। एक क्रिटिक है जो सोच सकता है कि एक लेखक अपने लिखने की शैली और साहित्यिक जागृति पर काम करता है। असली साहित्य का तो साहित्यिक कंटेंट से कोई वास्ता ही नहीं होता। उसका काम होता है ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करना। लोग नए लिटरेरी फॉर्म से फिर भाषा के एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार नहीं करते सूफी। वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जिसमें कहीं उम्मीद बाकी बची। और वाकई मेरे दोस्त, उम्मीद कहीं भी बाकी नहीं बची है। वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जो रंगीनियों से सराबोर हो, जिसमें थोड़ा थोड़ा खतरा हो,
थोड़ा थोड़ा तनाव और इन सब में एक पल की चांदी का सुख जो आज का मशीन ही उन्हें कतई नहीं दे सकता। इसलिए ये मुड़ते हैं आर्ट की तरफ। आर्ट एक ड्रग बन गया है सूफी, एक ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो चाहकर भी संभव नहीं। और बदकिस्मती से हम आर्टिस्ट को वैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसका कि हम वर्णन कर सके, जो किसी नरक से बेहतर नहीं दिखती। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसता था। शुरुआती दौर में मैं भी लिखने के तरीके और विरले सच्चे प्लॉट्स पर ही गौर करता था। कुछ गिने गिने प्रकाशकों ने मेरी पीठ थपथपाई और बाकियों ने मालूम है पता है क्या किया? मालूम है क्या किया? अरे मेरे पांडुलिपि को उठाकर उन्हें कूड़े में डाल दिया। कूड़े में डाल दिया। और सही था, सही ही था। फिर मैं दिल्ली चला आया। मैं मारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। और उसी वक्त मैंने देखा दिल्ली की एक बस में गैंगरेप होता है, जिसमें सबसे खतरनाक कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है। और वजह जानते हो सूफी क्यों? Because he was not a juvenile. वो 18 साल से कम था। लेकिन क्या उसका गुनाह कम था? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब हर हिंदुस्तानी नौजवान यूके या यूएस जाने के सपने देख रहा था। मध्यम वर्ग को जिंदगी जीने के लिए एक शॉर्टकट की तलाश थी। जैसे ही वो हीरो मेरे अंदर पनपने लगा, तो ये ना कि आपने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया। और जानते हो सूफी, उसका परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन जिस स्वीडिश पब्लिशर ने मुझे लिखने के लिए पैसे दिए, मेरी पीठ थपथपाकर मुझे कांग्रेचुलेट किया। उसी की बीवी से मेरा अफेयर मेरे पहले नॉवल का मसौदा बना और वो कहलाया बेस्ट सेलर। बेचारा स्वीडिश पब्लिशर। खामोशी से स्कॉच के बैग को उठाकर पी लो तो तुमने जिंदगी में बस एक ही बार पिया है। सूफी, उस स्कॉच के बैग को उठाकर पी लो तो तुमने जिंदगी में बस एक ही बार पिया है। शुक्रिया, मैं ठीक हूं। जमाना था चेतन भगत और अश्विनी सांघी का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी के बेस्ट सेलर आने शुरू हो चुके थे। मेरी बात की नजरें समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। ये बदलता हुआ समाज उसी की ओर इशारा कर रहा था।
मैंने लोगों को वही देना शुरू किया, मैंने वही लिखना शुरू किया। मैंने अपने स्टाइल पर गौर करना बिल्कुल बंद कर दिया ताकि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं, और अंत में वही मेरा स्टाइल बन गया। मैंने आत्मकथाएं लिखी, इसके बाद मैं प्रसिद्ध हुआ, मैं फेमस हुआ, लेकिन मेरी इस प्रसिद्धि और मेरे इस फेम ने मुझे ढकी हुई और गुमनामी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते थे, लोग मुझे देखना चाहते थे सूफी, उससे भी भयानक परिस्थिति में, ताकि वो मेरे जरिए हर एक उस चीज को महसूस कर सके जो उनके लिए हराम थी। और इस तरह मैं एक नरपिशाच बन गया, एक पब्लिक एनिमी, एक मर्डरर। मेरी किताबें चलाई गई, उनकी प्रिंटिंग पर रोक लगी, धार्मिक संस्थानों ने मुझे दोषी ठहराकर मुझ पर केस चलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सूफी, कुछ ये नहीं हुआ। मेरी किताबों की प्रिंटिंग बढ़ती चली गई, वो बड़ी से और बड़ी होती चली। और मेरे दोस्त फिर तुम आए इस घटिया सी इन्वेस्टिगेशन के साथ कि मेरे नॉवेल्स सच और सिर्फ सच बताते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम्हें क्या लगता है सूफी? तुम ऐसे पहले इंसान हो जो ये सब कुछ जानता है, तुम ऐसे पहले इंसान हो जो इस परिणाम पर पहुंचा है। अरे तुमसे पहले ना जाने कितने आए और कितने चले गए। और वो सब पागल साबित कर दिए, जिस तरह तुम पागल साबित कर दिए जाओगे। हिंदुस्तान में ऐसी कोई अदालत नहीं है सूफी जिसके कानों पर तुम्हारी इस बात से जू तक लगेगी, वो तुम्हें भी पागल साबित कर देगी। हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, कानून के रखवाले, प्रेसिडेंट्स, सबके सब मुझे आर्ट के नाम पर बचाते हुए पाए गए। मैं आर्ट के नाम पर एक धरोहर हूं। अरे वो इंसान जिसने मुझे दोषी ठहराकर, ठीक सुना, दोषी ठहराकर, मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की, अंत में कुत्तों समान अपने घाव चाटता हुआ पाया गया। खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, खड़े हो जाओ और चीखो, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकार लगाओ। देखें कोई आता है क्या बचाने? मगर क्यों ब्रह्मात्मा साहब? क्योंकि वक्त आ गया है मेरे दोस्त, एक नया काम शुरू। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मेरे नए नॉवल की तलाश है। नया प्लॉट? सही समझे, एक नया प्लॉट। ये आपने ये बंदूक क्यों निकाली है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया सूफी? मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रह्मात्मा साहब, मैं चाहता हूँ। मैं ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाल रहा सूफी। और हाँ, इन साउंड प्रूफ कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ ब्रह्मात्मा साहब, मैं यहाँ से सीधा इटावा लौट जाऊंगा और मुड़कर कभी नहीं देखूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तुमने मुझे एक नया नॉवल लिखने का आइडिया दे दिया सूफी। अब मेरे दोस्त, उसके लिए तुम्हें अभी और इसी वक्त मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख चुके हो कि मैं सिर्फ वही लिख सकता हूँ जो मैंने सच में भोगा हो। मेरी अपनी कल्पना शक्ति कुछ है ही नहीं। अरे अरे सूफी, मैं तुम्हें साहित्य का एक अहम हिस्सा बना दूंगा। अरे लोग तुम्हें देखेंगे,
लोग तुम्हें देखेंगे ऐसे डरते हुए, तुम्हारे अंदर से खौफ के कीड़े बिलबिला रहे होंगे, तुम्हारे होठों के किनारे से थूक छटक रहा होगा। तुम एक 2 कौड़ी का अकाउंटेंट, हाँ? ये सिगरेट, हाँ? 2 कौड़ी का अकाउंटेंट तो रात के सुहाने सपने से जागता है और पाता है कि सच कितना खतरनाक है। मुझे कोई बचाओ! सुबी, सुबी, देखो, कोई आया बचाने, हाँ? कोई आया बचाने? वो बॉलीवुड का मशहूर स्टार या फिर वो थाईलैंड का एम्बेसडर जिसकी जिंदगी सच का हवाला देते देते गुजर गई। क्या कर रहे हो तुम्हें? तू राक्षस है साले! मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि पिछली सदी का आर्ट सदी का आर्ट था, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सदी का आर्ट है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट सेलर। अरे सुबी, मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम, ब्रह्मात्मा साहब। मरना होगा मेरे दोस्त। अरे तुम्हारी मौत से अलग ही किस्म का इंकलाब पैदा होगा, पैसे का इंकलाब, डॉलर का इंकलाब। आर्ट, आर्ट नाम के पेशे में माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती मेरे दोस्त। खड़े हो जाओ सूफी। माफ कर दीजिए प्रभात साहब। ये तक मरना होगा। हाँ, कितने लोगों की लिस्ट थी? मैंने वो पूछा सूफी, कितने लोगों की लिस्ट थी? 21 प्रभात साहब। नहीं, 22। और तुम्हें मालूम है तुम हो केस नंबर 23। केस नंबर 23। जमील, जमील। जी सर। ये कुर्सी को उसकी सही जगह पर और कागज को आगे।
अरे वो कुछ नहीं, वो आगंतुक बार बार चक्कर लगा रहा था, नीचे गिर गया शायद। सर इस पर्चे पे कुछ नाम लिखे हैं। कितने नाम है? 22 है सर। 22। 22। जी सर। इधर देना। निवेद, जरा पढ़ के बताना कितने नाम हैं। 24 है सर। 23वां गड़गड़ सूफी। हाँ, तुम्हें मालूम है ना कि बिना मेरी अनुमति के मेरे कमरे में कोई प्रवेश करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितने साल से काम कर रहे हो मेरे साथ? 25 साल से सर। और तुमने उसको फिर भी अंदर आने दिया। क्या नाम था उसका? गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी, गड़गड़ सूफी। रुस्तम,